हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ओनली प्रैक्टिस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग घटना चक्र की किताब से सामान्य हिंदी के विषय को पढ़ेंगे। और दोस्तों, सामान्य हिंदी के विषय से हमारा पहला टॉपिक समास होगा। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको घटना चक्र के हिंदी के पूरे टॉपिक को डिटेल में करवाया जाएगा। और वीडियो को तुरंत पाने के लिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो आपको समय पर तुरंत प्राप्त हो सके। और दोस्तों, इसमें जितने उदाहरण दिए हुए हैं उनके अलावा भी जो भी इम्पोर्टेंट उदाहरण होंगे उन सभी को आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है समास के प्रकार। तो हम लोग समास के प्रकार पर अभी न जाते हुए पहले हम लोग देख लेते हैं कि समास होता क्या है। इस समास शब्द को परिभाषित कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो समास दोस्तों, दो या दो से अधिक जब पदों को मिलाया जाता है और वो पद अपने विभक्तियों का विलोपन करके एक नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं, तो वही समास कहलाता है दोस्तों। जैसे अगर राजपुत्र है दोस्तों, राजपुत्र, तो ये एक समास का शब्द है दोस्तों। लेकिन यह दो पदों से मिलकर बना है, जैसे राज्ञ और पुत्र। इन दो शब्दों से मिलकर के बना है दोस्तों राज्ञ पुत्र, और दोनों को मिलाने से राजपुत्र बना है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं क्या होता है। समास का निर्माण, इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों। तो सम उपसर्ग के अस धातु में मिलने से समास, इस समास शब्द की रचना हुई है दोस्तों। इसमें जो सम उपसर्ग है यह मिला हुआ है, जो अस धातु के साथ मिली हुई है। और दोस्तों, एक और टर्म आता है जिसे हम विग्रह कहते हैं। विग्रह भी देख लेते हैं क्या होता है। तो समस्त पद को अपने पूर्व विभक्तियों के आधार पर अलग अलग करने को ही समास विग्रह कहते हैं दोस्तों। यानी जिन पदों को हम लोग जोड़ करके समास का निर्माण करते थे, पुनः उसके पूर्व स्थिति में लाना ही समास विग्रह कहलाता है दोस्तों। और दोस्तों, समास के भेद जान लेते हैं कितने होते हैं। तो समास दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। इसके 6 भेद हैं। जैसे अव्ययी भाव समास है, फिर तत्पुरुष समास है, फिर कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है दोस्तों, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास है। ये 6 प्रकार के समास होते हैं दोस्तों। और आज हम लोग पहला समास अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। और दोस्तों, वीडियो को भरसक छोटा ही रखेंगे, क्योंकि दोस्तों छोटे वीडियो का साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिमाग पर पड़ता है। छोटा वीडियो होने से दोस्तों वीडियो आप सब पूरा देखेंगे और वीडियो को अच्छे से समझेंगे, और वह वीडियो जल्दी से याद भी हो जाता है दोस्तों। जो टॉपिक रहता है वो टॉपिक अच्छे से तेज़ी से याद होता है, इसलिए वीडियो छोटा ही रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और समासिक पद या समास पद अव्यय होता है। दोस्तों, अव्ययी भाव समास में हम लोग अक्सर उपसर्ग जोड़ करके, जो कि रूढ़ शब्द होते हैं जिनका कोई वैसा अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें हम मूल शब्द में जोड़ करके अव्ययी भाव समास बनाते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। समक्ष, तो दोस्तों इसमें अक्ष के समान, इसका विग्रह होगा अक्ष के समान, यानी सम उपसर्ग जोड़ दिया गया है इसमें। फिर है अगला उदाहरण यथारुच, यानी रुचि के अनुसार, रुचि में यथा उपसर्ग जोड़ा गया है। फिर है आजन्म, यानी जन्म तक या जन्म पर्यंत। और दोस्तों आजीवन भी होता है अव्ययी भाव समास। इन सभी में आ उपसर्ग जोड़ करके इसको अव्ययी भाव समास बनाया गया है। यथा विधि अगला उदाहरण है, इसका समास विग्रह होगा विधि के अनुसार। फिर अगला उदाहरण है दिनानुदिन, और इसका समास विग्रह होगा
दिन के बाद दिन। अगला है निर्भय, तो इसका विग्रह होगा बिना भय का। फिर है प्रत्यंग, तो इसका होगा अंग अंग। प्रत्यक्ष, इसका मतलब होता है दोस्तों जो सामने हो, यानी आंख के सामने जो होता है उसे ही प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो अक्ष के प्रति यानी आंख के सामने, इसका विग्रह होगा। फिर है अगला उदाहरण परोक्ष, यानी अक्ष के परे। तो जो जो वस्तु हमारे आंख के सामने नहीं होती है दोस्तों उसे ही परोक्ष कहते हैं। और अगला है अपाद मस्तक, यानी पाद से मस्तक तक। इसका मतलब होता है दोस्तों पैर से सिर तक। यह भी एक अव्ययीभाव समास है। प्रत्युपकार, यानी उपकार के प्रति, जो उपकार के प्रति किया जाए उसे प्रत्युपकार कहते हैं। इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों। फिर अगला देख लेते हैं यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। यथासंभव, संभव के अनुसार। प्रतिदिन, इसका तात्पर्य होता है दोस्तों दिन दिन, इसका समास विग्रह होगा। यथार्थ, इसका विग्रह है अर्थ के अनुसार। यथाशीघ्र अगला है, इसका समास विग्रह होगा दोस्तों जितना शीघ्र हो, यानी जितना जल्दी हो। फिर अगला है भरपेट, इसका विग्रह होगा पेट भर। फिर बेशर्म है दोस्तों, इसका तात्पर्य हुआ बिना शर्म के। इसमें शर्म शर्म मूल शब्द है दोस्तों, इसमें बे उपसर्ग जोड़ करके अव्ययीभाव बनाया गया है। इसी तरह अगला है बेकाम, यानी बिना काम का। फिर है मनमाना, मन के अनुसार। व्यर्थ, बिना अर्थ के। आमरण, मरण तक। फिर है दोस्तों याव जीवन, इसका तात्पर्य होता है जब तक जीवन है। फिर है हाथों हाथ, इसका तात्पर्य हुआ हाथ ही हाथ, हाथ ही हाथ में। और दोस्तों जब ऐसे एक ही शब्द का आवृत्ति होता है तो वहाँ पर निश्चित ही अव्ययीभाव होगा, इसे याद रखिएगा। फिर है अनजान, इसका तात्पर्य है बिना जान पहचान का। और फिर है दिनों दिन, देखिए दो शब्द यहाँ मिल गए। इस तरह से अगर शब्द आते हैं तो जान लीजिए अव्ययीभाव समास है। तो दिनों दिन का तात्पर्य हुआ दिन ही दिन में। और दोस्तों कुछ और शब्द होते हैं जैसे उपकृष्ण। उपकृष्ण, कृष्ण शब्द में उपसर्ग जोड़ दिया गया दोस्तों। अब इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है दोस्तों कि यह कौन सा समास है, लेकिन यह दूसरा कोई और ना होकर के अव्ययीभाव होता है। इसका तात्पर्य होता है कृष्ण के समीप। और दोस्तों इसी तरह उपगंगा भी होता है, इसे भी याद रखेंगे। यह भी अव्ययीभाव ही है, जहाँ उपसर्ग किसी मूल शब्द में जोड़ दिया जाता है तो वहाँ अव्ययीभाव ही होता है। अगला समास देख लेते हैं कौन सा है। तो अगला है तत्पुरुष समास। इसको देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला पद गौण होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है। और सामान्यतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। इस समास के पहले पद में द्वितीया से सप्तमी कारक तक की विभक्ति का लोप होता है। दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आपको कारक चिन्ह याद हो। यदि आपको कारक चिन्ह याद है तो आप तत्पुरुष समास को अच्छे से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। और मैं इसके साथ कारक चिन्ह भी आपको बताते चलूँगा। और इसमें जो प्रथम विभक्ति होती है वो कर्ता कारक होता है दोस्तों। इसमें कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, लेकिन ये प्रथमा विभक्ति से शुरू नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि ये इसमें कर्ता कारक नहीं होता है, यानी पहली जो विभक्ति होती है उसको छोड़ दिया जाता है, द्वितीय विभक्ति से शुरू होता है। तो चलिए दोस्तों उदाहरण को देखते हैं। इसके पहले दोस्तों इसमें दिया हुआ है संधि और समास में अंतर क्या होता है, इससे जान लेते हैं। आइए, एक तरफ संधि दिया हुआ है, एक तरफ समास। तो पहला है संधि में, इसमें दो वर्णों का योग होता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि संधि में दो वर्णों का योग होता है, लेकिन समास में दोस्तों इसमें दो पदों का योग होता है। समास में दो पद मिलते हैं और संधि में दो वर्ण मिलते हैं। फिर संधि में देखते हैं, इसमें दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है।
इसमें वर्णों के मेल के बाद विकार होता है, लेकिन समास में इसमें मेल और विकार का कोई अर्थ नहीं है। फिर संधि में देखते हैं, संधि को विभाजित करने को विच्छेद कहते हैं और समास को विभाजित करने को विग्रह कहा जाता है दोस्तों, समास विग्रह कहते हैं। फिर संधि में है, हिंदी में संधि तत्सम पदों में होती है और समास में दोस्तों समास संस्कृत, तत्सम, हिंदी, उर्दू हर प्रकार के पदों में होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तत्पुरुष समास के उदाहरणों को देखते हैं। तो हमारा पहला जो तत्पुरुष समास का जो भेद है, कर्म तत्पुरुष। द्वितीय विभक्ति दोस्तों कर्म तत्पुरुष। और दोस्तों कर्म कारक होता है, कारक चिन्ह जान लेते हैं क्या होता है। ये कर्म कारक में जो कर्म कारक का चिन्ह होता है ये को होता है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहाँ जब हम विग्रह करेंगे किसी शब्द का, तो जहाँ को निकल करके आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो कर्म तत्पुरुष है और द्वितीय विभक्ति है। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे गगन चुंबी, तो देखिए यहाँ जब इसका विग्रह किया जा रहा है तो गगन को चूमने वाली, तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है, उसमें भी कर्म तत्पुरुष का ये भेद है। अगला उदाहरण है मनोहर, तो इसका विग्रह होगा मन को हरने वाला। फिर है गृहागत, गृह को आने वाला या गृह को आगत। स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। ग्रामागत, ग्रामगत का होता है ग्राम को गया हुआ। स्वर्ण प्राप्त, तो स्वर्ण को प्राप्त करने वाला। फिर कठखोदवा, तो कठखोदवा का विग्रह हुआ काठ को खोदने वाला। मोक्ष प्राप्त, तो मोक्ष को प्राप्त करने वाला। फिर है माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला। ग्रंथकार, तो ग्रंथ को लिखने वाला। यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त करने वाला। फिर अगला भेद है दोस्तों तत्पुरुष समास का तृतीय विभक्ति करण तत्पुरुष। और दोस्तों इस करण कारक, करण तत्पुरुष है लेकिन हम लोग करण कारक के बारे में जान लेते हैं। इसका चिन्ह, करण कारक का चिन्ह दोस्तों से होता है, से और द्वारा। इसमें दो शब्दों से हम लोग पहचानते हैं कि यह कौन सा कारक है और इसके हिसाब से हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा तत्पुरुष होगा। जैसे मद शून्य, तो मद से शून्य, देखिए यहाँ से निकल करके आया है इसका विग्रह करने पर, तो हम समझ जाएंगे कि यह करण तत्पुरुष ही होगा। फिर दंड पीड़ित है, तो दंड से पीड़ित या दंड के द्वारा पीड़ित, इसे भी हम जान जाएंगे। श्रम साध्य, तो श्रम से साध्य। भयभीत है, तो भय से भीत। फिर है प्रेम सिक्त, तो प्रेम से सिक्त। फिर अगला है शोकग्रस्त यानी शोक से ग्रस्त। दुखार्थ है दोस्तों, दुख से आर्त। श्रमजीवी, श्रम से जीने वाला। और उदाहरणों को देखते हैं दोस्तों। प्रकाश युक्त, तो प्रकाश से युक्त। बाणाहत यानी बाण से घायल हुआ यानी बाण से आहत। अगला उदाहरण है दोस्तों रेखांकित, तो रेखा से अंकित या इसको कह सकते हैं दोस्तों रेखा के द्वारा अंकित। ये दोनों ही विग्रह सही हैं और ये करण तत्पुरुष के हैं। फिर है भावपूर्ण, तो भाव से पूर्ण। हस्तलिखित, हस्त से लिखित या हाथ के द्वारा लिखा हुआ, ये भी विग्रह हो सकता है दोस्तों। नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन। पद दलित, इसका विग्रह होगा पद से दलित। रोग पीड़ित, तो विग्रह देखते हैं रोग से पीड़ित। तनावग्रस्त, तो तनाव से ग्रस्त। फिर है जल सिक्त, जल से सिक्त। और भी इसके अन्य उदाहरण है दोस्तों, जैसे धनहीन, धनहीन। इसमें भी दोस्तों तृतीय विभक्ति करण तत्पुरुष है। फिर है दोस्तों नख भिन्न, इसे भी जानते हैं नख भिन्न, इसका मतलब होता है नाखूनों से कटा हुआ। अगला तत्पुरुष, अगला भेद देखते हैं तत्पुरुष का चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष। और संप्रदान कारक का जो
कारक चिन्ह होता है दोस्तों, उसमें के लिए होता है, इसे याद रखिएगा। जहाँ विग्रह करने पर के लिए शब्द आएगा तो वहाँ हम लोग समझ जाएंगे कि वह संप्रदान तत्पुरुष ही है। जैसे देखिए सभा भवन, तो इसमें सभा के लिए भवन, यहाँ देखिए विग्रह करने पर सीधे के लिए निकल रहा है, तो इससे हम लोग तुरंत पकड़ लेंगे कि ये संप्रदान कारक अर्थात संप्रदान तत्पुरुष है। गौशाला तो गायों के लिए शाला, शिक्षालय तो शिक्षा के लिए आलय। और दोस्तों एक होता है विद्यालय, यहाँ शिक्षालय दिया हुआ है, और एक शब्द है विद्यालय। इस शब्द में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, और यदि विद्यालय दिया हुआ होता है तो उसे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक लगा के चले आते हैं, जो कि सीधे सीधे गलत करके आते हैं। यह दोस्तों षष्ठी विभक्ति की है, तो इसे अभी हम लोग आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। शिक्षालय तो हो सकता है चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष, लेकिन विद्यालय नहीं होता है। ये विद्यालय षष्ठी विभक्ति होती है जिसमें संबंध तत्पुरुष होता है, अभी आगे देखेंगे हम लोग। फिर माल गोदाम है, तो माल के लिए गोदाम। लोक हितकारी तो लोक के लिए हितकारी। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। देशभक्ति तो देश के लिए भक्ति। देवालय, देव के लिए आलय। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। बालामृत तो बालकों के लिए अमृत। राह खर्च, इसका समास विग्रह होगा राह के लिए खर्च। गुरु दक्षिणा, इसका विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा। अगला देखते हैं हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री। नव वर्षोपहार तो नव वर्ष के लिए उपहार। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विधानसभा तो इसका विग्रह होगा विधान के लिए सभा। अगला है कार्यशाला, तो कार्य के लिए शाला। अब हम लोग तत्पुरुष समास के अगले भेद को देखते हैं, जो कि है पंचमी अपादान तत्पुरुष दोस्तों। और ये अपादान कारक होता है दोस्तों, तो अपादान कारक का जो कारक चिन्ह होता है दोस्तों उससे होता है। करण और अपादान का सेम ही चिन्ह होता है, लेकिन दोस्तों अर्थ इसके अलग अलग होते हैं। वहाँ किसी काम को किया जाता है उसके माध्यम से, और यहाँ दोस्तों अलग होने के अर्थ में होता है। जो अपादान कारक का चिन्ह होता है से, वो किसी चीज़ से जब अलगाव होता है तो वहाँ पर हम से का प्रयोग करते हैं। और इसमें भी यदि किसी चीज़ का अलगाव हो तो हम समझ जाएंगे कि वह अपादान तत्पुरुष है। तो चलिए दोस्तों उदाहरण को देखते हैं। जैसे लोकोत्तर तो लोक से उत्तर। बलहीन, बल से हीन। तो यहाँ दोस्तों किसी एक चीज़ का दूसरे से अलगाव होने का अर्थ निकल रहा है, इसलिए हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये अपादान तत्पुरुष ही होगा। इसी तरह अगला उदाहरण है दूरागत, यानी दूर से आगत। यहाँ स्थान का अलगाव हो रहा है, कोई किसी स्थान से आ रहा है। वृक्ष पतित तो वृक्ष से पतित, यानी कोई चीज़ अगर वृक्ष से गिर रहा हो, पेड़ से गिर रहा हो, तो वहाँ अपादान तत्पुरुष होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उदाहरण है दोस्तों, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये अक्सर पूछता है इसमें कि कौन सा कारक है, तो जिसको पता रहेगा तो तुरंत कह देगा कि ये अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ पेड़ का पत्तों से अलगाव हो रहा है, तो इसलिए अपादान कारक होगा। और यहाँ पर वृक्ष पतित में अपादान तत्पुरुष होगा। पद भ्रष्ट तो इसका विग्रह होगा पद से भ्रष्ट। फिर ऋण मुक्त तो ऋण से मुक्त। पदच्युत यानी पद से च्युत यानी पद से हटाया हुआ। धर्म भ्रष्ट तो धर्म से भ्रष्ट। फिर देश निकाला तो देश से निकाला हुआ। विदेश आगत, विदेश से आगत, विदेश से आया हुआ। जन्म रोगी तो जन्म से रोगी। अगला उदाहरण देखते हैं। पथ भ्रष्ट तो पथ से भ्रष्ट। ईश्वर विमुख तो ईश्वर से विमुख। स्थानच्युत, स्थान से च्युत, इसका मतलब हुआ स्थान से हटाया हुआ। प्रेम रिक्त तो प्रेम से रिक्त यानी प्रेम से खाली है जो। पाप मुक्त
यानी पाप से मुक्त। अन्य उदाहरणों को देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों षष्ठी विभक्ति, जो कि संबंध तत्पुरुष है। इसके पहले दोस्तों हम लोग अपदान के कुछ अन्य उदाहरण को देखते हैं, जैसे सर्पभीत। सर्पभीत में भी दोस्तों अपदान तत्पुरुष होगा, यानी सांप से डरा हुआ। और दोस्तों दुख मुक्त, दुख मुक्त में भी दोस्तों अपदान होगा। और संबंध तत्पुरुष देखते हैं दोस्तों। अगला जो तत्पुरुष का भेद है संबंध तत्पुरुष, इसके कारक चिन्ह दोस्तों, जो संबंध कारक होता है, इसमें का की के होता है, का की के। तो जब हम विग्रह करेंगे दोस्तों, तो यदि इन शब्दों के अर्थ निकलते हैं, अगर विग्रह करने पर के आ जाए, की आ जाए और का आ जाए, तो हम समझ जाएंगे कि वह संबंध कारक होता है, और उसके हिसाब से हम जान जाएंगे कि यह संबंध तत्पुरुष होगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे गंगा जल। तो गंगा का जल, देखिए विग्रह करने पर बीच में का आया है, तो इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि यह संबंध तत्पुरुष होगा। इसी तरह राजभवन में देखिए राजा का भवन, समाजोद्धार में समाज का उद्धार, पतितोद्धार में पतित का उद्धार, सूर्योदय में सूर्य का उदय, गृहकार में गृह का कार्य, त्रिपुरारि में त्रिपुर का अर्य, नगर सेठ में नगर का सेठ, राजमाता में राजा की माता। फिर देखिए दोस्तों, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है ना विद्यालय। देखिए विद्यालय षष्ठी विभक्ति संबंध तत्पुरुष है, विद्या का आलय, और वहाँ पर एक शब्द था शिक्षालय। तो शिक्षालय और विद्यालय में अंतर जान लीजिएगा, यह विद्यालय षष्ठी विभक्ति होगा। अब इसी तरह देखते हैं अगला उदाहरण, स्नान गृह। तो स्नान गृह में होगा स्नान का गृह। चंद्र प्रकाश, तो चंद्र का प्रकाश। जलधारा में जल की धारा। श्रमदान, तो श्रम का दान। वीर कन्या, इसका विग्रह है वीर की कन्या। प्रेमोपासक, तो प्रेम का उपासक, इसका विग्रह होगा। अन्य उदाहरण देखते हैं, गंगा जल, तो गंगा का जल। चरित्र चित्रण, तो चरित्र का चित्रण। फिर है ग्रामोद्धार, तो ग्राम का उद्धार। फिर अगला दोस्तों सप्तमी विभक्ति अधिकरण तत्पुरुष। और अधिकरण तत्पुरुष में दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह होता है, इसमें में और पर होता है दोस्तों। यदि किसी पद का विग्रह करने पर जब में और पर का अर्थ निकले, तो जान लीजिए वहाँ पर अधिकरण कारक होगा, और उसके हिसाब से अधिकरण तत्पुरुष यहाँ पर होगा। तो देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। कवि श्रेष्ठ, तो इसका विग्रह होगा कवियों में श्रेष्ठ। तो देखिए दोस्तों में का यहाँ अर्थ निकला है, तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि यह है अधिकरण तत्पुरुष है। फिर अगला है नराधम, इसका विग्रह होगा नरों में अधम। वनवास, वास। पुरुषोत्तम, इसका विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम। शास्त्र प्रवीण, तो शास्त्रों में प्रवीण। अगला उदाहरण देखते हैं, आत्मनिर्भर, तो आत्म पर निर्भर। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी चिन्ह आ गया, कारक चिन्ह पर आ गया। इसके हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि अधिकरण तत्पुरुष है। फिर है आनंद मग्न, तो आनंद में मग्न। जलमग्न, तो इसका विग्रह होगा जल में मग्न। फिर है नरश्रेष्ठ, तो नरों में श्रेष्ठ। वनवास, तो अभी हमने ऊपर देखा ही है दोस्तों, वन में वास, ये रिपीट हुआ है, तो कोई बात नहीं, रिपीट होने से हमें और अच्छे से याद होगा। और दोस्तों ये आप बीती बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है, इसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये है अधिकरण तत्पुरुष, और सामान्यतः तत्पुरुष याद रखेंगे। इसका विग्रह होगा आप पर बीती। फिर है शरणागत, यानी शरण में आगत। अन्य उदाहरण है दोस्तों, गृह प्रवेश, तो गृह में प्रवेश। फिर है रणशूर,
तो रण में सूर। फिर क्षत्रिय धाम, तो क्षत्रियों में अधम। क्षत्रियाधम में क्षत्रियों में अधम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। और चूंकि दोस्तों वीडियो बड़ा हो जा रहा है तो बड़ा वीडियो आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्टेड भी नहीं होगा। तो अगले पार्ट में बाकी जितने भी समास के भेद बचे हुए हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।